Hello, students. So, let's start our day two of themes in Indian history part 3. So far we were studying कि जो जमींदार थे why they defaulted on the payments, मतलब रेवेन्यू क्यों नहीं दे पाए. हमने एक रीज़न देख लिया था that revenue was very high, है ना. This was one reason. Now there was a second reason as well. Now what was the second reason? कि when the revenue demands were put forward 1790s में, जब रेवेन्यू की डिमांड रखी गई थी उस समय जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, बंगाल में एग्रीकल्चर की कंडीशन काफ़ी वर्स थी. हमने पढ़ा था ये, ठीक है. जो क्रॉप के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम चल रहे थे. जिसकी वजह से जो ज़मींदार हैं उनकी इनकम बहुत कम हो रही थी, फार्मर्स की इनकम बहुत कम हो रही थी. एंड जैसा मैंने बताया था कि जो पेजेंट था वो रेंट देता था. पेजेंट यूज़ टू गिव रेंट टू द ज़मींदार. इसके पास ही जब पैसे कम है, पेजेंट के पास ही पैसे कम है, लेस रुपीज़ हैं, तो ये इसको ज़्यादा रेंट दे ही नहीं पाएगा. उस वजह से जो ज़मींदार है उसकी इनकम कम हो गई थी. मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, पहले से ही चल रही थी, फार्मर्स की तरफ से चल रही थी और आई मीन एंड देन ज़मींदार की तरफ से भी चल रही थी. अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आती है रियोत. रियोत रियोत क्या होता है? कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर, कोई पेजेंट हो गया, मतलब साधारण आदमी जो कि खेती करता है, ऑर्डिनरी कल्टीवेटर. ऑर्डिनरी कल्टीवेटर. तो सेकंड रीज़न तो ये था कि रेंट जो है वो बहुत कम रियोट्स दे पाते थे एंड क्रॉप्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रही थी, क्रॉप प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे थे, एग्रीकल्चर फ्लावरिश नहीं कर रहा था. अब इसमें एक थर्ड रीज़न भी बताता है कि रेवेन्यू जो है ना वो फिक्स था. ये भी एक रीज़न है, क्योंकि मान लो कि अगर फ्लड आ गया या ड्राउट लाइक सिचुएशन हो गई, तब भी रेवेन्यू उतना ही देना पड़ेगा. एंड सिर्फ देना ही नहीं, इसमें टाइम पर भी देना था. मतलब रेवेन्यू तुम्हें फिक्स देना तो है ही, फिक्स अमाउंट, एंड टाइम बाउंड भी था. इसके हिसाब से मान लो कि एक सनसेट क्लोज बनाया था. एक सनसेट क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सनसेट क्लोज परमानेंट सेटलमेंट में. सनसेट लॉ क्या कहता था कि ब्रिटिश ने ना एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया था. जैसे मान लो कि 16 मार्च को इतना रेवेन्यू आपको पे करना है, तो बिफोर सनसेट, 16 मार्च को बिफोर सनसेट यू हैव टू पे दिस रेवेन्यू बिफोर सनसेट. एंड इफ़ यू आर अनेबल टू पे द रेवेन्यू, उस केस में दिस कैन लीड टू ऑक्शन. दिस कैन लीड टू ऑक्शनिंग ऑफ योर स्टेट्स. तो ज़मींदारी ऑक्शन हो सकती थी इफ़ द ज़मींदार कुड नॉट पे द रेवेन्यू. ठीक है, तो ये सनसेट क्लोज के अंदर था. दिस वॉज अनदर रीज़न, थर्ड रीज़न. नाउ देर वॉज फोर्थ रीज़न. वट वॉज द फोर्थ रीज़न? एक सेकेंड रुको. बेसिकली हमने पढ़ा कि फर्स्ट रीज़न तो ये था कि जो रेवेन्यू का अमाउंट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था. सेकंड रीज़न ये था कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन पर थी बंगाल में 1790s में. नाउ द थर्ड रीज़न वॉज कि रेवेन्यू फिक्स था. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, रेवेन्यू विल रिमेन फिक्स. और इसके साथ साथ टाइम बाउंड भी था. इसके साथ एक सनसेट क्लोज भी था. बिफोर सनसेट यू हैव टू पे द रेवेन्यू एल्स योर जमींदारी विल बी ऑक्शनड. नाउ देर वॉज दिस फोर्थ रीज़न कि जमींदार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी बट पावर नहीं थी, नो पावर. ब्रिटिश ने ज़मींदार को इम्पोर्टेंट तो माना था लेकिन उन पर पूरा भरोसा नहीं किया था, इसलिए धीरे धीरे उनकी जो पावर्स हैं उनको कम कर दी गई थी. फॉर इंस्टांस ज़मींदार के पास कोई प्राइवेट आर्मी हटा दी गई थी. देयर वाज नो प्राइवेट आर्मी. जो लोकल पुलिस और जस्टिस का कंट्रोल था वो भी इसके पास नहीं था. लोकल पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं था. और उनके जो कचहरीज़ होते थे, कचहरीज मतलब उनके जो ऑफिस होते थे, कोर्ट कचहरी सुना है ना आपने, मतलब जो कोर्ट होते थे या फिर जो ऑफिसेज होते थे वो भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं थे. ठीक है, तो यहाँ ये आपको याद रखना है. इसका मतलब है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना ज़मींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अथॉरिटी ब्रिटिश के पास चली गई थी पूरी तरह से. अब ज़मींदार अगर रेवेन्यू कलेक्ट करने जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो पावर्स इस तरह की चाहिए ना, लोकल पुलिस के साथ, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना भी अपने आप में एक टास्क था.
तो अगर सारी अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, तो ज़मींदार के लिए मुश्किल हो गया था रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो और एक इसमें आगे जाकर एनसीईआरटी ये भी बताती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो डिस्ट्रिक्ट था ना, उसमें सबसे पावरफुल ऑफिसर कलेक्टर बन गया। ठीक है, कलेक्टर बन गया। इस यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका असली ऑब्जेक्टिव एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं था, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहते थे। ये कलेक्टर ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू अपॉइंट हिम, सो उसकी वजह से वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि जब एक राजा, कोई राजा जो कि रेवेन्यू नहीं दे पाया, जो रेवेन्यू पर फेल हो जाता है, तो उस केस में कंपनी तुरंत अपना ऑफिसर भेज देती थी, उससे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, तो राजा की जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम हो रहा था, राजा की जो अथॉरिटी थी वो बहुत कम हो रही थी। ठीक है, तो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी लोकल रूलर को पावरफुल नहीं रहने देना चाहती थी। सो ये ग्राउंड रियलिटी थी बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन की। अब एक और प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं। ज़मींदार क्या थे, मैंने बताया था कि ज़मींदार जो है वो रेंट लेते थे, है ना, मतलब जो पेजेंट्स हैं उनको रेंट देते थे, है ना, पेजेंट्स से ज़मींदार रेंट लिया करते थे। तो ज़मींदार रेंट कलेक्ट करने के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को भेजते थे विलेजेस में, एम्प्लॉइज़ को भेजते थे विलेजेस में। इन एम्प्लॉइज़ को अमला कहा जाता था, अमला, ये भी टर्म याद रखना, व्हाट वाज अमला, है ना। अमला कौन होते थे, ये ज़मींदार के एम्प्लॉइज़ होते थे जो कि रेंट कलेक्ट करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। बट क्या होता था, कभी कभी मान लो कि क्रॉप फेल हो गई, ठीक है, या फिर मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, मार्केट प्राइसेस कम हो गई, तो उस केस में जो फार्मर था वो रेंट नहीं दे पाता था, फार्मर रेंट नहीं दे पाता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो रिच पेजेंट्स होते थे, जो अमीर किसान होते थे, वो जानबूझकर पेमेंट में डिले भी करते थे। ठीक है, जानबूझकर डिले भी करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ज़मींदार ब्रिटिश के प्रेशर में है, उनके ऊपर सनसेट क्लोज का प्रेशर है। तो ये भी इसमें मेन चीज़ हमें समझ में आती है। अब ये जो रिच पेजेंट्स थे, इनको बोला जाता है जोटेदार, इनको बोला जाता है जोटेदार। इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता था, बहुत इन्फ्लुएंस रहता था गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर। तो कई बार ये ज़मींदार को सपोर्ट करने की बजाय उसके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ा देते थे, इसलिए ज़मींदार की अथॉरिटी और कमज़ोर होती चली गई। ठीक है, तो जोटेदार भी एक रीज़न था। तो यहाँ पर फिफ्थ रीज़न में आप ये लिख सकते हो कि जोटेदार्स, जो रिच पेजेंट्स होते थे, जो कि पेमेंट रेंट पे नहीं करते थे या फिर डिले कर देते थे रेंट पेमेंट में। फिर जो कोर्ट्स होती थी वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, जो कोर्ट्स होती थी वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। अगर मान लो कि किसी ने रेंट नहीं दिया तो ज़मींदार उसके अगेंस्ट केस करता था, लेकिन ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये बहुत स्लो था, जुडिशियल सिस्टम इट वाज वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लो। जैसे एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है कि 1798 तक ना 30,000 से ज़्यादा, 30K से ज़्यादा रेंट की रिकवरी के केसेस पेंडिंग थे। सोचिए, अगर हज़ारों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है तो रेवेन्यू रिकवर करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो ज़मींदार रेवेन्यू इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर हमेशा ऐसे लगता है कि ज़मींदार की ही गलती थी। तो ये बट देयर वर सो मैनी रीजंस बिहाइंड दैट, एंटायर सिस्टम ही एक तरह से एक स्पॉइल्ड था, जिसमें नॉर्मल पेजेंट्स मान लो, जिसमें जोटेदार्स भी आ गए, रिच पेजेंट्स, जिसमें सनसेट क्लोज भी आ गया, और जिसमें एग्रीकल्चर तो डाउन हो ही रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, और अमाउंट भी आई था। अब ये पढ़ लेते हैं, हमने ये पेज पूरा ख़त्म कर लिया है, चलो। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो ना, जैसे थोड़ा क्रिएटिविटी से ऐसे सोचो मेंस में कैसे आपको डील करना है ना मेंस में। तो अगर मान लो कि इफ़ यू आर ए ज़मींदार
और आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, लेकिन पुलिस, कोर्ट, अथॉरिटी सब किसी और के पास होती, तो क्या आप एफिशिएंटली काम कर पाते, या फिर आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस होते और कैसे आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते? इस तरह से सोचना है आपको। चलो, सो सेकेंड, द हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड ए टाइम व्हेन एग प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड वर डिप्रेस्ड। बताया था ना मैंने, दिस वॉज द सेकेंड रीज़न। ऑल्सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द रियोट्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। रियोट्स जो कि पेजेंट्स होते थे, तो वो रेंट पे नहीं कर पाते थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर थर्ड रीज़न बताया, देखो ये थर्ड रीज़न, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल आई मीन टू से कि चेंज नहीं हो सकता था। इनवेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी नहीं होता हो, मतलब रेवेन्यू फिक्स था, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट। चाहे फसल ख़राब हुई है, चाहे फसल अच्छी हुई है, वो फिक्स था, पेड पंक्चुअली पे करना पड़ता था। देर वॉज एट सनसेट क्लोज, कि अगर मान लो कि स्पेसिफाइड डेट के सनसेट तक अगर रेवेन्यू पे नहीं किया तो लाइबल टू बी ऑक्शनड, ज़मींदारी ऑक्शन हो सकती थी। सो परमानेंट सेटलमेंट initially limited the power of zamindar to collect rent from the ryot and manage his zamindari. The company had recognized the zamindar as important, but it wanted to control and regulate them. I told you ना, जमींदार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी बट पावर नहीं थी, है ना, पावर बिल्कुल भी नहीं थी। जमींदार की जो ट्रूप्स थी वो डिसबैंड कर दी गई थी, कस्टम्स ड्यूटीज़ जो है वो एबॉलिश कर दी गई थी, और उनके जो कचहरीज थे, कोर्ट्स थे या ऑफिस थे, वो पूरी तरह से कलेक्टर के सुपरविज़न में थे। कलेक्टर को अपॉइंट कौन करता था? कंपनी अपॉइंट करती थी। जमींदार की सारी पावर, लोकल जस्टिस की, लोकल पुलिस का, उसका सपोर्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया था। सो ओवर टाइम जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट एमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मींदार की जो पावर्स थी वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, restricting what the zamindar could do. In one case, when a Raja failed to pay the revenue, the company official was speedily dispatched to his zamindari with explicit instructions to take charge of the district and to use the most effectual means to destroy all the influence and the authority of the Raja. वही चीज़ है जो मैंने बताई थी, राजा को पूरी तरह से पावरलेस करने की कोशिश करी गई थी। ऑल्सो रेंट कलेक्शन के लिए जो ज़मींदार है वो अपने कुछ एम्प्लॉय भेजता था, जिनको अमला बोला जाता था विलेजेस में। बट रेंट कलेक्शन जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। समटाइम्स बैड हार्वेस्ट या फिर मार्केट में लो प्राइसेस, जिसकी वजह से इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द रियोट्स टू पे रेंट। एट अदर टाइम्स रियोट्स डेलिब्रेटली डिलेड पेमेंट, खुद से डिले भी कर देते थे। जो रिच रियोट्स होते थे, जिनको जोटेदार्स बोला जाता था, जोटेदार्स, है ना। और मंडल्स कौन होते थे? विलेज हेडमैन। मंडल्स भी वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। हु वर द मंडल्स? मंडल्स वर विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन। तो ये टर्म्स ना याद रखना, जैसे अमला, मंडल्स, और कल एक टर्म आई थी हमारे पास योमैन, वो भी याद रखना है आपको, ये सारी याद रखनी है। ऑल राइट, द जमींदार could therefore not easily assert his power over them. जमींदार could prosecute defaulters, but the judicial process was long drawn. I told you ना, जमींदार उनके ऊपर केस तो कर देता था, बट जुडिशल प्रोसेस बहुत ही स्लो था। जैसे बर्दवान अकेले में ही 30,000 कोर्ट केसेस पेंडिंग थे 1798 में, रेंट पेमेंट से रिलेटेड, इसलिए ये सब डिफ़िकल्ट था, ठीक है। चलो, अब नाउ नेक्स्ट पेज में जो हमारा हेडिंग है, दैट इज़ द राइज ऑफ द जोटेदार्स। सो एज़ यूजुअल पहले मैं आपको समझाती हूँ, देन वी विल रीड इट आउट, ठीक है। देखो, जोटेदार्स कौन थे? टोल्ड यू, जोटेदार्स वर रिच पेजेंट्स, रिच पेजेंट्स। दे हैड ह्यूज लैंड, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, और इन्होंने अपनी पोजीशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर ना एक एक्चुअली रिपोर्ट बताई जाती है, कहाँ था, एक लेट मी टेल यू, एक सर्वे का मेंशन था एक्चुअली, यहाँ पर आगे आएगा शायद, रुको रुको रुको, आगे आएगा शायद, रुको। चलो,
अब एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, जो जोटेदार्स की इनकम थी ना, इनकी जो इनकम थी, इट वॉज नॉट ओनली फ्रॉम फार्मिंग। ये सिर्फ फार्मिंग नहीं करते थे, है ना, नॉट ओनली फार्मिंग, ऐसा नहीं था। इनके पास लैंड थी, ये लोकल ट्रेड को भी कंट्रोल में रखते थे, लोकल ट्रेड भी इन्हीं के अंडर आता था। एंड दे यूज टू गिव लोन्स टू द पीपल, लोन्स टू पीपल। सो इसलिए क्या हुआ कि जो विलेज इकोनॉमी था उन पर इनका बहुत इन्फ्लुएंस था, विलेज इकोनॉमी पर इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। इतने, अब जैसे मान लो कि देर इज़ 1000 एकर्स लैंड, 1000 एकर्स लैंड, तो अब उस पर एक आदमी तो काम करेगा नहीं, इसलिए जो मतलब मान लो कि इसके पास 1000 एकर्स लैंड है, 1000 एकर्स लैंड, सो उस पर अकेला जोटेदार काम नहीं करेगा। तो ये क्या करते थे, ये अपनी ज़मींदार ऐसे शेयर क्रॉपर्स को दे देते थे, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स को दे देते थे। अब शेयर क्रॉपर्स यहाँ पर फार्मिंग करते थे, ठीक है, और जब हार्वेस्टिंग होती थी ना, हार्वेस्टिंग के बाद लगभग 50% इनकी पार्टनरशिप होती थी, 50% हिस्सा ये लोग ले लेते थे, इसीलिए इनको शेयर क्रॉपर बोला जाता है। इनको अधियार भी बोल सकते हैं, अधियार, और बरगादार, ये भी टर्म यूज़ की गई है, बरगादार, ठीक है। ऐसा कल्टीवेटर जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है और बदले में कुछ हिस्सा फसल का कुछ हिस्सा लैंड ओनर को दे देता है। सो इनकी इस तरह से हाफ पार्टनरशिप रहती थी, ऑलमोस्ट हाफ। अब जोटेदार्स कैसे पावरफुल बने, द पॉइंट इज़ कि हाउ कम जोटेदार वॉज मोर पावरफुल देन जमींदार। क्योंकि एक तो रीज़न ये था कि ज़मींदार जो थे ना, ज़मींदार अक्सर ये लोग सिटी से बिलोंग करते थे, दे यूज़ टू लिव इन सिटीज़, शहरों में रहते थे। बट जो जोटेदार्स होते थे ये विलेजेस में रहते थे, क्योंकि लैंड थी ना इनकी यार, एग्रीकल्चरल लैंड थी इनके पास, तो विलेजेस में रहते थे। तो इनका डेली का कांटेक्ट था विलेजेस के साथ, इसलिए जो कल्टीवेटर्स थे वो इनके ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। जो पेजेंट्स होते थे, रियोट्स होते थे, तो कल्टीवेटर्स इनके ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहते थे, ठीक है। अब ज़मींदार को क्या चैलेंज हुआ कि जैसे कई बार जोटेदार्स जोटेदार्स ज़मींदार को ओपनली अपोज करते थे, ज़मींदार को ओपनली अपोज करते थे। सो देयर वाज सो मच अपोजिशन। जैसे मान लो कि ज़मींदार चाहता है कि वो रेंट बढ़ाए, बट ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा, ठीक है। ज़मींदारी ऑफिसर्स को काम करने से रोकते और अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके रोड्स को ज़मींदार के अगेंस्ट भी खड़ा कर देते। भाई गांव में वैसे ही लोग भोले भाले से होते हैं, तो ईजिली अगर कोई रिच पेजेंट है वो एक पुअर पेजेंट है, वैसे ही एक मेंटलिटी होती है, तो उसकी वो बातें ज़्यादा मानते थे जोटेदार की। ऊपर से वो उनके साथ कांटेक्ट में रहते थे थ्रू आउट। आपने भी देखा होगा, जैसे कई बार जैसे मेरे फैमिली में भी जैसे पहले कुछ लोग जैसे ताऊजी वगैरह गांव में रहते थे, तब तक उनको लोग ज़्यादा अच्छे से जानते थे और ज़्यादा अच्छे से बात करते। बट जैसे ही वो शहर में शिफ्ट हुए, उसके बाद उनका हमारे साथ ज़्यादा कांटेक्ट या फिर बातचीत वो ज़्यादा शुरू हो गया, उनके साथ कम हो गया। ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, हर जगह होती है ये, क्योंकि डेली का इनका काम होता था जोटेदास का पेजेंट्स के साथ। सो पेजेंट्स इनकी बात ज़्यादा मानते थे। सो जोटेदास कुड ईजिली इन्फ्लुएंस द पेजेंट्स। इस वजह से ज़मींदार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन बहुत मुश्किल होता जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर ना एक टर्म भी यूज़ की गई है, जमा। ये विलेजेस से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो है, विलेजेस से लैंड रेवेन्यू, जमा बोलेंगे इसको, समथिंग जो कि कलेक्ट किया जाना, ठीक है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब ज़मींदार रेवेन्यू नहीं दे पाते थे और उनकी ज़मींदारी ऑक्शन हो जाती थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे उस ऑक्शन में ज़्यादातर जोटेदार्स होते थे, यूज़ टू बाई जमींदार लैंड। In that auction, jotedars used to buy zamindars land. So jotedars used to be the buyers during the public auction.
मतलब कल तक जो ज़मींदार के नीचे थे टेक्निकली, आज वही लोग उसकी ज़मींदार की ज़मीन खरीद रहे हैं। ये बताता है कि विलेजेस में इकोनॉमिक पावर किस तरह से शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। अब ये जो जोटेदार्स हैं, इनको कई जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर इनको होलदार भी बोलते हैं, होलदार। कहीं कहीं पर इनको गांटीदार भी बोलते हैं, गांटीदार, है ना। कहीं कहीं पर इनको मंडल भी बोला जाता है, मंडल। नाम अलग थे बट रोल लगभग सेम था। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग नाम से इनको बोला जाता था, बट रोल इनका ऑलमोस्ट सभी का सेम था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, ये बंगाल विलेज का एक सीन दिखाया गया है। ये पेंटिंग है, ये किसी ने पेंटिंग करी है 1820 में। जॉर्ज शिनरी ये एक्चुअली इंडिया में रुके थे 23 साल तक, और इंडिया में इसी तरह से पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स वगैरह बना रहे थे। छोटेदार्स एंड मनी लेंडर्स लिव्ड इन हाउसेस लाइक द वन यू सी ऑन द राइट। अच्छा, इसमें ये दिखाया गया कि जो मनी लेंडर्स या जोटेदार होते थे वो कुछ इस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, तो उनका एक घर दिखाया गया है यहाँ पर। क्लियरली तो उतना विजिबल नहीं है, यू कैन सी। ठीक है, बस एक आइडिया मिले ताकि हमें कि उस टाइम पर जो रूरल बंगाल था उसमें रिच जोटेदार्स किस तरह से बड़े हाउसेस में रहते थे। दिख रहा है ना कि दिस इज़ ए बिग हाउस, इस तरह से। चलो okay, so now let's read it out. While many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. इन फ्रांसिस, अच्छा ये आ गया ना उस सर्वे के बारे में। इन फ्रांसिस बुशनान सर्वे, इनका एक सर्वे तो हुआ था दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का। दिनाजपुर कहाँ पर है? नॉर्थ बंगाल में। अच्छा, यूपीएससी कई बार ये प्लेसेस का भी पूछ लेती है, तो याद रखना दिनाजपुर कहाँ पर है? नॉर्थ बंगाल में है। सो यहाँ पर वी हैव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिच पेजेंट्स नोन एज जोटेदार्स। अर्ली 19th सेंचुरी तक जोटेदार्स हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, समटाइम्स 1000 acres तक भी। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी lending, exercising immense power over the poorer cultivators. A large part of their land was cultivated through sharecroppers, अधिहार्स जिनको बोला जाता था, बरगदार्स और अधिहार्स, who brought their ओन प्लोज, मतलब खुद का ही हल लेकर आते थे वो और खुद ही खेती करते थे। एंड हैंडेड ओवर हाफ ऑफ द प्रोड्यूस टू द जोटेदार्स आफ्टर द हार्वेस्ट। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोटेदार्स वॉज मोर इफेक्टिव, टोल्ड यू ना, मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार्स। अनलाइक जमींदार्स हु ऑफन लिव्ड इन रूरल अर्बन एरियाज, जोटेदार्स वर लोकेटेड इन द विलेजेस and exercised direct control over a considerable section of poor villagers. They fiercely resisted efforts by जमींदार्स to increase the जमा of the village। ये जमा क्या है? जमा ये रेवेन्यू ही है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि वो रेवेन्यू अगर बढ़ाना चाहते थे, मतलब मान लो कि ज़मींदार रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, रेंट बढ़ाना चाहता है, तो जोटेदार्स उस चीज़ को अपोज किया करते थे। जोटेदार्स यूज टू प्रिवेंट जमींदारी officials from executing their duties, mobilized riots who were dependent on them, and deliberately delayed the payment of revenue to the zamindar. When the estate of the zamindars were auctioned for failure to make revenue payment, jotedars were often amongst the purchasers. The jotedars were most powerful in North Bengal, although rich peasants and village headmen were emerging as commanding figures in the countryside, in other parts of Bengal as well. In some places they were called holdars, elsewhere they were known as gatidars or mandals. Their rise invariably weakened the Jamindar authority. ठीक है, चलो now let's move on to the next topic. ठीक, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, फिर हम लोग वी विल रीड इट आउट। देखो, on the topmost level there was East India Company and its objective was the revenue collection.
ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज द रेवेन्यू कलेक्शन एंड दिस रेवेन्यू कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द जमींदार। ठीक है, ए जमींदार यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम मल्टीपल विलेजेस, मल्टीपल विलेजेस। ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इसको जमा बोला जाता था। ठीक है, जमा, क्योंकि ये इसको जमा करते थे ना, ब्रिटिशर्स को, जमींदार इनको जमा करते थे, रेवेन्यू डिपॉजिट करते थे, सो दैट इज़ वाई द वर्ड जमा। नाउ एट द बिलो जमींदार देर वर रियोट्स। रियोत वॉज द एक्चुअल कल्टिवेटर, कल्टिवेटर। ठीक है, रियोत यूज टू पे रेंट टू द जमींदार, रेंट टू द जमींदार। अब इसमें जोटेदार जो होता था, ही वॉज द रिच कल्टिवेटर, रिच कल्टिवेटर प्लस ट्रेडर प्लस मनी लेंडर, प्लस मनी लेंडर। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आती है अंडर रियोत, अंडर रियोत। ये क्या होते हैं, कुछ रियोत्स ऐसे होते हैं जो खुद से लैंड पर कल्टीवेशन नहीं करते हैं। ठीक है, वो उसका एक हिस्सा दूसरे कल्टीवेटर्स को दे देते हैं, तो उन्हें अंडर रियोत्स कहा जाता है। ठीक है, अंडर रियोत्स रियोत को रेंट देते हैं। ठीक है, रियोत को रेंट देते हैं। आई बात समझ में? देखो इसमें जो डायग्राम दिखाया है ये वही चीज़ है। सबसे पहले ऑन द टॉप मोस्ट देर इज़ कंपनी, सबसे पहले अंडर रियोत देखो, अंडर रियोत इसकी खुद की लैंड नहीं है, इसने किसी और से लैंड ली हुई है एंड ही इज़ डूइंग फार्मिंग देयर, है ना, तो ही विल पे रेंट टू द रियोत, रियोत। अब रियोत क्या होता था, अंडर रियोत टू रियोत ये रेंट पे करता था, रियोत फर्दर ज़मींदार को रेंट पे करता था एंड ज़मींदार फिर रेवेन्यू पे करता था कंपनी को। या फिर एक सिनारियो ये था कि जो अंडर रियोत था वो किसी जोटेदार के अंडर काम करता था। जोटेदार पता है ना, रिच पीजेंट, सॉरी मनी लेंडर भी, ट्रेडर भी, बिजनेसमैन, जोटेदार, है ना। तो ये जोटेदार को रेंट पे करेगा, जोटेदार जमींदार को रेवेन्यू सॉरी रेंट पे करेगा और जमींदार फर्दर कंपनी को रेवेन्यू पे करेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ आता है कि जो विलेज इकोनॉमी थी ना, जितना हमें सिंपल लग रहा था उतनी सिंपल थी नहीं। हमें लग रहा था कि सिर्फ जमींदार और कंपनी तक ही लिमिटेड थी, बट बीच में जोटेदार भी थे और ये जोटेदार लोन भी देते थे पेजेंट्स को, ट्रेड पर भी कंट्रोल करते थे, वहाँ लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते थे और ग्रेजुअली विलेज का सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनते जा रहे थे जोटेदार्स। अब क्या हुआ, अब तक हमने सिर्फ जमींदार की प्रॉब्लम्स देखी। अब लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर आपको लग रहा हो क्या जमींदार ने कुछ नहीं किया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, हुआ क्या, जब जमींदार उनकी ज़मींदारी ऑक्शन होने लगी तो उन्होंने भी सिस्टम को बचाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए, तो जमींदार ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड रजिस्टिंग। ठीक है, उसमें सबसे पहले उनकी स्ट्रेटजी थी फेक ऑक्शन, फेक ऑक्शन। इसका मतलब था कि ऑक्शन ऑफिशियली होती थी बट असली ओनरशिप ज़मींदार ही रहेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि ज़मींदार अपने ही एजेंट्स को, अपने ही ऑफिशियल्स को भेज देता था कि वो लैंड ऑक्शनिंग के टाइम ख़रीदने के लिए, तो पेपर पर तो कोई और ऑनर है बट एक्चुअल ऑनर ज़मींदार रहता था। ठीक है, जो हमने राजा ऑफ बर्दवान का एग्जांपल समझा था। गॉट इट? तो जैसे हाँ, कुछ प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम ट्रांसफ़र कर दी, जैसे आज भी होता है ना बेनामी ट्रांसफ़र, क्योंकि उस समय कंपनी का रूल था कि विमेन की प्रॉपर्टी को ऑक्शन नहीं किया जाएगा। हाँ, तो राजा क्या कर देता था, कुछ कुछ जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो अपनी मदर के नाम ट्रांसफ़र कर देता था। कई बार जो एजेंट्स होते थे वही परचेजर्स होते थे। गॉट इट? अब इन सब से रिज़ल्ट क्या हुआ कि इस सारे प्रोसेस में कंपनी के ऑफिसर्स और जो दूसरे जेन्युइन बायर्स थे उनको तो बिडिंग मिली ही नहीं, कोई सीरियस बिडर नहीं था बेसिकली। ठीक है, और जब कोई सीरियस बिडर नहीं होता है, नो सीरियस बिडर, तो उस केस में वो स्टेट बहुत कम प्राइसेस
वेरी लेस प्राइसेस में राजा के पास चली जाती थी। ठीक है, राजा के पास चली जाती थी। यहाँ ना एक इंसिडेंट भी बताया गया है कि जो कॉलोनियल लॉज थे उनकी ग्राउंड रियलिटी मतलब उतना इम्प्लीमेंट करना उतना इजी नहीं था, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो भी पूरा इस सिस्टम को समझ चुके थे। उन्हें सिस्टम के लूप होल्स का पता चल चुका था, जैसे विमेन के नाम प्रॉपर्टी कर देना, एजेंट्स को इंक्लूड कर देना। है बात समझ में? सो ज़मींदार ने भी रजिस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्होंने फेक ऑक्शनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स रीड इट आउट, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से। ज़मींदार रजिस्ट। The authority of the zamindars in rural areas did not collapse. Faced with an exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estates, they found ways of surviving the pressure. Fictitious sale, fake sale, was one such strategy. It involved a series of maneuvers. The Raja of Burdwan, for instance, Raja of Burdwan ने क्या किया? First transferred some of his zamindari to his mother, since the company had decreed that the property of women would not be taken over. ठीक है, then as second move, his agents manipulated the auctions. The revenue demand of the company was deliberately withheld, and unpaid balances were allowed to accumulate. When a part of estate was auctioned, the जमींदार men bought the property. जमींदार के आदमियों ने ही उसको प्रॉपर्टी को खरीद लिया. Subsequently, they refused to pay up the purchase money, so that the estate had to be resold. Once again, it was bought by Jamindar's agents. Once again, the purchase money was not paid. And once again, there was an auction. तो बार बार रिपीटेडली एंडलेसली ये चीज़ हो रही थी, एंड इसकी वजह से स्टेट यूज टू गेट एग्जॉस्टेड, और जो बाकी बिडर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे. तो एट लास्ट क्या होगा? स्टेट वो सोल्ड एट ए लो प्राइस बैक टू द जमींदार. तो मतलब वो क्या करते थे, जैसे पहले एक एजेंट A1 आया, उसने जो ज़मींदार है वो ख़रीद ली. ठीक है, ऑन पेपर वो ख़रीद ली, बट उसने क्या किया? पेमेंट नहीं किया. देयर वॉज नो पेमेंट मेड. यहाँ लिखा है ना, रिफ्यूज़ टू पे अप द परचेज मनी. फिर A2 आया, दोबारा से फिर से ऑक्शनिंग हुई, उसने भी पेमेंट नहीं करी. फिर A3 आया, उसने भी पेमेंट नहीं करी. तो इस तरह से रिपीटेडली जब ये चीज़ चल रही थी, तो स्टेट इस वजह से एग्जॉस्ट हो गया कि जिस प्राइस में ये ऑक्शनिंग हो रही है उसमें देर इज़ नो रियल परचेज़र. सो उन्होंने क्या किया? वो प्राइस को कम करना शुरू कर दिया, एंड अल्टीमेटली बहुत कम प्राइसेस में द लैंड वॉज गिवन टू द ज़मींदार, उसी को दे दी गई. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक बॉक्स में एक और चीज़ है. यहाँ पर ये एक्चुअली जोटेदार्स ऑफ दिनाजपुर के बारे में है. ठीक है, यहाँ एक्चुअली वो जो सर्वेयर बताया था ना, फ्रांसिस बुशनैन, उसके बारे में बताया गया है कि कई सारे तरीके इन विच जोटेदार्स ऑफ दिनाजपुर का है नॉर्थ बंगाल, उन्होंने रजिस्ट किया. ठीक है, ये क्या कहते हैं कि ज़मींदार्स को जोटेदार्स पसंद नहीं थे, ये तो आपको पता ही है. ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से रजिस्ट किया? लैंडलॉर्ड्स डू नॉट लाइक दिस क्लास ऑफ मैन. यहाँ लैंडलॉर्ड्स कौन है? ज़मींदार है. और वो जो क्लास ऑफ मैन है वो कौन है? ये जोटेदार है, जोटेदार. ठीक है, सो द जोटेदार्स हु कल्टिवेट large portions of lands are very refractory and know that zamindars have no power over them. They pay only a few rupees on account of their revenue and then fall the balance almost every किस्त. हर इंस्टॉलमेंट में वो एक तरह से बैक ऑफ कर जाते थे, पेमेंट नहीं करते थे. दे होल्ड मोर लैंड्स देन दे आर एंटाइटल्ड. जितना एंटाइटलमेंट उनके पास था उससे ज़्यादा लैंड उनके पास थे. ठीक है, अच्छा, इसमें एक और टर्म यूज़ की गई है, पोता. पत्ता, पत्थर, ऐसे पोता. ये क्या? लैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लैंड कॉन्ट्रैक्ट या लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें ये लिखा होता है कि
लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है। तो यहाँ ये है कि जो जोटेदार है, कई जोटेदार के पास उतनी ज़मीन थी जितनी ऑफिशियल उनके कॉन्टैक्ट में लिखी ही नहीं थी। मतलब ग्राउंड रियलिटी और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो डिफरेंट थे। ठीक है। entitled to buy their potas. Should the जमींदार्स ऑफिसर्स इन कॉन्सिक्वेंस समन देम टू द कचहरी, सो क्या जमींदार उनको कोर्ट में लेकर जाता एंड उनको डिटेन करता फॉर 1 और 2 आवर्स वहाँ कंप्लेन करता कि मेरे साथ ये बिहेवियर हुआ है और मेरे साथ ये गलत बिहेवियर हुआ है। ठीक है। दे इमीजिएटली गो एंड कंप्लेन एट द फौजदारी थाना for imprisonment and at the munsif kachari for being dishonored, and the cause continue unsettled. They instigate the patriots not to pay their revenue subsequently. देखो क्या होता था कि अगर जमींदार एक्शन लेता ना जोटेदार के अगेंस्ट, तो जोटेदार सीधा ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पहुंच जाता। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि जब जो जमींदार है वो तो नॉर्मल कोर्ट के पास जाता, बट जो जोटेदार है क्योंकि वो रिच था तो फौजदारी थाना मतलब पुलिस स्टेशन चला जाता या फिर जुडिशियल ऑफिस मतलब मुंसिफ्स कोर्ट चला जाता और उसकी शिकायत कर देता कि मेरे साथ गलत बिहेवियर हो रहा है। क्योंकि जोटेदार ब्रिटिश लीगल सिस्टम का यूज़ करना बहुत अच्छे से जानता था, या फिर वो क्या करता जो रॉज से उनको भड़का देता कि तुम भी रेंट मत दो, तो ज़मींदार का रेवेन्यू कलेक्शन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो स्टूडेंट्स, बुशनैन की रिपोर्ट में हमें एक बात बताती है कि जोटेदार सिर्फ अमीर किसान नहीं थे, उनके पास पैसा था, उनके पास ज़मीनें थी, उनके पास विलेजेस का सपोर्ट था, उनके पास ब्रिटिश लीगल सिस्टम का भी नॉलेज था। इस वजह से ज़मींदार की अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज कर पाते थे। ठीक है, चलो, सो नाउ दिस पेज इज़ ऑल्सो डन। ठीक है, यहाँ पर हमने एक तो ये पोता और एक ये जो डायग्राम है ये आप बहुत अच्छे से मेंस में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। अंडर रियात एंड जोटेदार्स जमींदार्स कंपनी, सो ये हायरार्की थी।